अकबर, बीरबल और अनजाने में खोली गई खाली तिजोरी। आगरा के विशाल किले की सुबह हमेशा की तरह शांत नहीं थी। महल के गलियारों में हल्की कानाफूसी फैल चुकी थी। सैनिक एक दूसरे को इशारा करके कुछ कहते और फिर चुप हो जाते। नौकरों के बीच घबराहट थी और कई चेहरे ऐसे दिखते थे जैसे उन्होंने रात भर नींद न ली हो। किला बदला बदला लग रहा था, जैसे कोई ऐसी घटना घटी हो जिसे खुले में बताने से लोग डर रहे हों। उस सुबह बादशाह अकबर ने रोज की तरह दीवान-ए-खास में बैठक रखी थी, लेकिन जब वे अंदर आए तो कई मंत्री परेशान दिखाई पड़े। अकबर ने एक नजर में ही पहचान लिया कि कुछ गंभीर हुआ है। उन्होंने सबको शांत रहने का संकेत दिया और भारी आवाज में कहा, क्या बात है? क्यों सबके चेहरे उतरे हुए हैं? कोई स्पष्ट रूप से बताएगा? सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंत में सेनापति खान आजम थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़े। जहांपनाह, आज सुबह जब खजाना खोला गया तो उसमें, अकबर ने भौहें चढ़ाई, तो उसमें क्या? सेनापति ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, तिजोरी पूरी तरह खाली मिली है। यह सुनते ही दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया, जैसे सभी की सांसों की आवाज भी रुक गई हो। अकबर धीरे से उठे और बेहद शांत स्वर में बोले, तिजोरी खाली? क्या तुम पक्के हो? जी हां जहांपनाह, सेनापति बोला। सिपाहियों ने बताया कि आज सुबह जब मुख्य ताले खोले गए तो भीतर सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। अकबर के मन में कई सवाल उठे। ये असंभव था। खजाने का पहरा बेहद कड़ा था। तिजोरी 3 परतों वाले भारी दरवाजों से बंद रहती थी। तलवार से लेकर हाथी तक कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात, तिजोरी की चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी, खुद अकबर और उनके भरोसेमंद खजांची महेशदास। लेकिन उसी क्षण अकबर को एक नाम याद आया, बीरबल। बादशाह ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया, बीरबल को तुरंत बुलाओ। सैनिक दौड़ गया। कुछ ही देर में बीरबल शांत चेहरे के साथ आया। उसने देखा कि दरबार का वातावरण असामान्य रूप से तना हुआ है। उसने अकबर को झुककर सलाम किया। अकबर बोले, बीरबल, तिजोरी खाली हो गई है। बीरबल ने एक क्षण सोचा, फिर पूछा, क्या यह पहले कभी हुआ है? जहांपनाह, कभी नहीं, अकबर ने कठोर आवाज में कहा। और उससे भी अजीब बात यह है कि तिजोरी के ताले टूटा नहीं है। दरवाजों पर कोई निशान नहीं। पहरेदारों को रात भर कुछ पता नहीं चला, जैसे किसी ने हवा की तरह अंदर जाकर सब निकाल लिया हो। बीरबल चुप हो गया। उसकी आंखें हल्के हल्के सिकुड़ने लगी। ये उसकी आदत थी जब वो किसी गहरी बात पर सोचता था। जहांपनाह, उसने कहा, मुझे तिजोरी स्वयं देखनी होगी। अकबर ने तुरंत अनुमति दी। तिजोरी महल के पिछले हिस्से में स्थित थी, अंधेरी, ठंडी और बेहद सुरक्षित जगह। बीरबल, अकबर और कुछ विश्वस्त लोग वहां पहुंचे। पहरेदार पहले से ही खड़े थे। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बीरबल ने ध्यान से भीतर झांका। तिजोरी सचमुच खाली थी। दीवारें साफ थी। फर्श पर कोई खरोंच नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं। यहां तक कि किसी रस्सी या औजार का भी कोई संकेत नहीं था। ये ऐसे था जैसे किसी जादूगर ने अंदर जाकर सब गायब कर दिया हो। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सोचते हो? बीरबल घूर घूर कर दीवारों को देख रहा था। उसने फर्श पर हाथ फेरा, फिर दीवार पर कान लगाया, फिर छत को देखा। जहांपनाह, बीरबल बोला, कोई भी बिना चाबी तिजोरी नहीं खोल सकता, और चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास है। उसने अकबर की ओर देखा, एक आपके पास। फिर उसने खजांची की ओर देखा और दूसरी इनके पास। खजांची महेशदास पेशानी से पसीना पोंछते हुए बोला, बीरबल जी, मुझ पर शक न कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो कल रात जल्दी सो गया था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अभी किसी पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच तक पहुंचना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, यह मामला राज्य की प्रतिष्ठा का है। इसे हल करो। जो भी इस काम के पीछे है,
उसे ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने हामी भरी। पहला सुराग, बिना आवाज के खुला ताला। बीरबल ने ताले को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। ताला बिल्कुल सही सलामत था। वो बोला, जहांपनाह, ये ताला सिर्फ चाबी से खुल सकता है, और जब ये खुलता है तो एक हल्की सी टक जैसी आवाज आती है, जिसे दूर खड़े पहरेदार भी सुन सकते हैं। अकबर बोले, हां, मैंने भी सुना है, लेकिन पहरेदारों ने कहा कि उन्हें रात भर कोई आवाज नहीं आई। ये बात बेहद असामान्य थी। बीरबल सोच में डूब गया। कहीं ये चाबी की नकल तो नहीं? लेकिन चाबी की नकल बनाना लगभग असंभव था। ये चाबी लोहे की नहीं, एक विशेष धातु की बनी थी, जो उस समय सिर्फ शाही कारीगर ही गढ़ सकते थे। फिर भी बीरबल ने एक बात नोटिस की। ताला साफ तो था, लेकिन चाबी का छेद थोड़ा चमकदार था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। दूसरा सुराग, पहरेदार की अजीब बात। बीरबल ने पहरेदारों से एक एक करके सवाल पूछना शुरू किया। एक पहरेदार बोला, हुजूर, रात को अचानक महक सी आई थी, जैसे कोई चंदन की खुशबू। इतनी गहरी खुशबू कि हम कुछ देर तक होश में नहीं रहे। बीरबल ने आंखें फैलाकर पूछा, ये खुशबू कब आई थी? आधी रात के करीब। और उस दौरान तुम सबने क्या महसूस किया? एक पहरेदार बोला, कुछ याद नहीं, जैसे हम कुछ पल के लिए सो गए हों। बाकी हमें बस सुबह का समय याद है, जब ताला खोलने गए। बीरबल के दिमाग में हल्की सी रोशनी जली। कोई ऐसा था जिसने पहरेदारों को बेहोश या अर्धचेतन कर दिया था, और वो भी इतनी सूक्ष्मता से कि किसी को पता ही न चला। कौन कर सकता था ऐसा? क्या कोई भीतर का व्यक्ति, या कोई जो रात में आसानी से घूम सकता हो? शक की सुई कई दिशाओं में घूम रही थी। तीसरा सुराग, एक रहस्यमयी पैर का निशान। तिजोरी से बाहर निकलने के बाद बीरबल ने आसपास के हिस्सों को ध्यान से परखा। मुख्य गलियारे में धूल जमी थी, पर एक स्थान पर हल्का सा निशान दिखाई दिया, बहुत हल्का, जैसे कोई बेहद मुलायम सैंडल पहनकर चला हो। बीरबल ने दूरी नापी, आकार देखा और बोला, यह किसी महिला का कदम लगता है। अकबर चकित रह गए। महिला? और तिजोरी चुराने आई? बीरबल धीरे धीरे बोला, संभावना है। पैर का निशान छोटा है, और यह भी संभव है कि किसी ने अपने निशान मिटाने की कोशिश की हो, लेकिन ये एक बच गया। खजांची घबरा गया। महिलाओं को यहां आने की अनुमति नहीं होती, सिर्फ दरबारियों और जरूरत पड़ने पर दासियों की, लेकिन वे भी तिजोरी वाले हिस्से में नहीं आती। बीरबल ने कहा, यही तो बात है महेशदास, जो नियम नहीं तोड़ता वही पकड़ा जाता है। नियम तोड़ने वाले अक्सर बच निकलते हैं। बीरबल ने महल की उन महिलाओं की सूची बनवाई जो रात के समय महल के भीतर रह सकती थी। रानियां, दासियां, नर्तकियां और कुछ विशेष सेविकाएं। इनमें से अधिकतर के कमरे किले के दूसरे हिस्से में थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका आना जाना रात में भी हो सकता था, जैसे दासी जहारा, जो रानी का ध्यान रखती थी, सेविका रेशमा, जो परदानशी रानियों के लिए दवाइयां ले जाती थी, महल की चुपीदार, जो रात के पहरे में कभी कभी घूमती रहती थी, और रानियों में से कुछ जिनकी तबीयत नाजुक रहती थी। लेकिन क्या इन महिलाओं में से कोई महान तिजोरी खोल सकती थी? बीरबल ने खजांची महेश दास को कमरे में बुलाया और पूछा, कल रात तुम कब सोए? हुजूर, मैं तो शाम के बाद कोई काम नहीं करता, रात को जल्दी सो गया था। क्या कोई तुम्हारे कमरे में आया था? नहीं, कोई नहीं। बीरबल ने उसकी आंखें गौर से देखी। महेश दास की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखाई दी, जो उसने कुछ सेकंड में छुपा ली। बीरबल ने धीरे से पूछा, चाबी हमेशा तुम्हारे पास रहती है? जी हां, मैं सोते समय उसे अपने तकिए के नीचे रखता हूं। और कल रात? महेश दास कुछ पल रुका, फिर बोला, जी हां, तकिए के नीचे ही थी। लेकिन इस ठहराव ने बीरबल के दिमाग में हलचल पैदा कर दी। बीरबल ने एक प्रयोग सोचा। उसने अकबर से कहा कि आज रात
सब कुछ जैसे का तैसा रहने दिया जाए। पहरेदार वही होंगे, ताले वही होंगे, और वो खुद कहीं छिपकर रात भर उसे देखेंगे। अकबर ने आदेश दे दिया। रात का समय हुआ। पूरा महल शांत था। चांदनी किले की दीवारों पर पड़ रही थी। पहरेदार अपनी जगह पर थे। बीरबल एक आड़ में बैठ गया, जहां से पूरा रास्ता दिखता था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। पहले पहरे में कुछ नहीं हुआ। दूसरे पहरे में भी शांति थी। तीसरे पहरे के आते आते हवा में वही चंदन जैसी खुशबू फैलने लगी। बीरबल सतर्क हो गया। अचानक पहरेदार एक एक करके ढीले पड़ने लगे। वे गिर नहीं रहे थे, लेकिन जैसे उनीदे हो रहे थे, जैसे उनकी चेतना बह रही हो। बीरबल ने अपनी नाक ढकी। खुशबू तीखी नहीं थी, लेकिन इतनी गहरी थी कि किसी को भी कुछ पलों में सुस्ती आ सकती थी। कुछ ही देर बाद एक पतली परछाई उस गलियारे में दिखी। वो धीरे धीरे चल रही थी, चुपचाप, सावधानी से। वो महिला थी। उसने हल्के से तिजोरी के ताले में चाबी जैसी कोई चीज डाली और बिना आवाज के ताला घूम गया। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। वो महिला तिजोरी का दरवाजा खोलकर अंदर गई, लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं था। न कोई थैला, न कोई डिब्बा। अजीब, बीरबल बुदबुदाया। कुछ पल बाद वो बाहर आई और उसी अंधेरे में गायब हो गई। सुबह होते ही अकबर और बीरबल ने तिजोरी खोली और वही दृश्य दोहराया गया। तिजोरी फिर खाली। लेकिन इस बार बीरबल तुरंत बोला, जहां पनाह, चोरी कल रात नहीं हुई। चोरी पहले हो चुकी है। कल रात जो महिला आई थी, वो खाली तिजोरी देखकर वापस गई। अकबर चौंके। मतलब वो कोई चोर नहीं थी? नहीं, वो सिर्फ चाबी की नकल का परीक्षण कर रही थी। असली चोरी पहले की गई है। अब ये मामला और उलझ गया था। बीरबल ने तिजोरी की दीवारों को फिर से ध्यान से देखा। इस बार उसने एक जगह दीवार पर हल्की सी दरार देखी, बहुत हल्की। वो बिना रोशनी के लगभग दिखाई नहीं देती थी। उसने उस दीवार पर थपथपाकर देखा। अंदर से खोखली आवाज आई। सभी हैरान रह गए। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये दीवार अंदर से खोली गई है। किसी ने तिजोरी के ठीक पीछे एक नकली दीवार बनाई है। लेकिन सवाल था, वो दीवार कौन बना सकता था? शाही कारीगर? दरबार का कोई सदस्य? महल की सुरक्षा में कोई बड़ा छेद? बीरबल ने दीवार को धीरे धीरे धक्का दिया और वो एक ओर खिसक गई। पीछे एक अंधेरी सुरंग थी, जो महल के पिछले हिस्से की ओर जाती थी। अकबर हैरान रह गए। इस सुरंग के बारे में हमें कैसे नहीं पता? बीरबल ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि इसे हाल ही में बनाया गया है। किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जिसे तिजोरी की स्थिति, महल की बनावट और सुरक्षा का गहरा ज्ञान है। सभी चौंक गए। कौन कर सकता था ये? बीरबल, अकबर और सैनिक सुरंग में उतरे। ये बहुत संकरी लेकिन मजबूत बनावट की थी। लगभग आधे घंटे चलने के बाद ये सुरंग महल के ठीक बाहर के एक छोटे से कमरे तक पहुंचती थी। और उस कमरे में लकड़ी के औजार, ईंटों के टुकड़े, कुछ कपड़े और सबसे महत्वपूर्ण, सोने की कुछ धूल। अकबर गुस्से में बोले, ये कमरा किसका है? सैनिकों ने बताया, जहां पनाह, ये कमरा महल के पुराने रखवालों के रहने का हुआ करता था, लेकिन कई सालों से खाली पड़ा है। बीरबल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, किसी ने इस कमरे को अपने छुपने के अड्डे की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन वो कौन था? सबसे बड़ा मोड़, चाबी लौटाने वाला रहस्य। इसी बीच एक सैनिक हाफता हुआ आया और बोला, हुजूर, महेश दास, खजांची, गायब है। अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। महेश दास कहा गया? क्या वही चोर है? लेकिन बीरबल ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन पूरी तरह नहीं। मेरे मन में शक अभी भी अधूरा है। बीरबल ने सोचा, अगर महेश दास ही चोर था, तो वो रात में आई महिला कौन थी? और उसने तिजोरी खाली देखकर क्यों वापसी की? और असली सोना कहा गया? ठीक उसी समय एक और चौंकाने वाली घटना हुई। महल के दक्षिणी दरवाजे पर पहरेदारों को एक छोटा थैला मिला। उस थैले पर लिखा था,
मैं वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। असली खेल अभी बाकी है। अकबर और बीरबल दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। थैले के भीतर था एक सोने का सिक्का और एक टूटी हुई नकली चाबी। बीरबल बुदबुदाया, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल है जो सबको भ्रमित कर रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इसके पीछे कौन है? बीरबल ने लंबी सांस ली। जहांपनाह, अभी नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं गहरा है। किसी ने बहुत सोच समझकर यह योजना बनाई है। महेश दास का गायब होना संकेत है, लेकिन असली खिलाड़ी कोई और है। अकबर ने पूछा, और वो महिला? वो भी किसी और के इशारे पर थी। शायद उसे खुद नहीं पता कि असली मकसद क्या है। अकबर बोले, और सोना? बीरबल ने दूर सुरंग की काली अंधेरी ओर देखते हुए कहा, सोना अभी यही कहीं है, हमारी पहुंच से बस कुछ कदम दूर। लेकिन जिसके पास ये है वो हमें चुनौती दे रहा है। अकबर गंभीर स्वर में बोले, तो अगला कदम क्या है? बीरबल धीरे धीरे मुस्कुराया। जहांपनाह, असली कहानी अब शुरू होगी। ये सिर्फ पहला अध्याय था। मैं वादा करता हूं, इस भूल भुलैया का असली सिरा जल्द ही सामने आएगा। और महल की लंबी सुरंग जैसे किसी अनजाने रहस्य की तरह अंधेरे में खड़ी रही, मानो उसमें अभी भी किसी के कदमों की धीमी आहट गूंज रही हो। सुरंग के भीतर जो सांच जैसे घुली हुई खामोशी थी, वो अब और भी घनी लगने लगी थी। बीरबल, अकबर और उनके साथ के सैनिक धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां पर कुछ औजार और सोने की धूल मिली थी। दरबारियों के चेहरों पर मिलीजुली भावनाएं थी, गुस्सा, चिंता और जिज्ञासा। किसने ये किया? क्यों? और सबसे अहम, सोना कहाँ गया? बीरबल ने उस कमरे की सतह पर रखे टूटे औजार और कपड़ों को ध्यान से देखा। वो जानता था कि चीजें दिखने जितना सरल नहीं होती। हर चीज किसी न किसी कहानी का हिस्सा होती है। उसने कपड़ों के उस टुकड़े को उठाया जिसमें मिट्टी के निशान थे। मिट्टी किसी खास क्षेत्र की लग रही थी, महल से बाहर के पुराने कच्चे रास्तों की मिट्टी। ये संकेत था कि जो भी व्यक्ति इस कमरे का प्रयोग करता था वो बार बार महल के बाहर जाता आता था। अकबर ने पूछा, तुम क्या सोचते हो बीरबल? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, ये काम किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है, पर हो सकता है उसे बाहर के किसी का सहयोग मिल रहा हो। नक्शा जटिल बनाया गया है ताकि किसी एक को ही सारा दोष न दिया जा सके। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कोई अंदर का क्यों देगा इसे बाहर के साथ मिलकर? जो हमारे ही खजाने तक पहुंच सके वो अंदर से क्यों कहेगा किसी बाहरी को? ये तो खतरनाक खेल है। बीरबल ने कहा, कभी कभी खतरा जितना पास होता है हमें वो इतना सामान्य दिखता है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। और वह जो सामान थैले पर छोड़ा गया था वो भी संदेश जैसा था। कोई खेल खेल रहा है, हमें हर शक को परखना होगा। महेश दास की गुमशुदगी पूरे महल में चर्चा का विषय बन चुकी थी। कुछ लोगों का मानना था कि वह भाग गया, कुछ सोचते थे कि किसी ने उसे उठा लिया। बीरबल ने तुरंत महेश दास के कमरे की तलाशी ली। वहां उनके कुछ निजी सामान बिखरे हुए थे, सफेद चादर, एक छोटी साड़ी और एक कागज पर लिखी हुई छोटी सी पंक्तियां। कागज पर लिखा था, डर कर भागना बुद्धिमानी नहीं, हिम्मत से रहना मुश्किल है। बीरबल ने ये पढ़कर नाक सिकोड़ी। ये वाक्य किसी के द्वारा जल्दबाजी में लिखे हुए नहीं लग रहे थे, जैसे किसी ने दुख और उलझन में ये शब्द छोड़े हों। पर ये कौन लिखेगा और क्यों? बीरबल ने एक एक करके महेश दास के जानने वालों से पूछताछ की। कई लोग बोले कि महेश दास बहुत ईमानदार और शर्मीला इंसान था। कुछ ने कहा कि वो पिछले कई महीनों से परेशान दिख रहा था, पर वजह पता नहीं थी। उसने अकेले बिताई रातों का जिक्र किया और कभी कभी उसे छुप छुप कर तिजोरी की खबरें पढ़ते हुए देखा गया था, पर यह तो उसका काम भी था। एक नौकर ने हिम्मत करके बताया, हुजूर, महेश दास कभी कभी महल के पुराने दस्तावेजों को रात में अकेले पढ़ते थे।
वे कभी कभी पुरानी नक्शों की ओर भी देखते थे, मानो वो किसी चीज की तलाश में हो। ये सुनकर बीरबल ने कहा, उन नक्शों को हम भी देखेंगे। महल की पुरानी पुस्तकालय में कई पुराने दस्तावेज रखे थे, कुछ इतिहासी, कुछ लेखा जोखा और कुछ व्यक्तिगत रिकॉर्ड। बीरबल ने वहां जाकर उन पर ध्यान दिया। उसने महेश दास के नाम के साथ कुछ सूचनाएं खोजी। पुराने साल के हिसाबों में तिजोरी से जुड़ा एक अलग खाके का जिक्र था, जिसे सालों पहले गुप्त त्रिवेणी कहा गया था। दस्तावेज में उल्लेख था कि शाही खजाने के कुछ हिस्सों को सुरक्षित रखने के लिए एक अतिरिक्त पारंपरिक सुरंग बनाई गई थी, पर यह सुरंग वर्षों पहले बंद कर दी गई थी और उसकी सजगता को फरमाननामा में मिटा दिया गया था। बीरबल ने तख्ती पर जिन शब्दों को पढ़ा वे कुछ यूं थे, त्रिवेणी का द्वार केवल 3 चाबियों से खुलता है, शाही, खजांची और एक तीसरी चाबी जिसे रानी के पास सुरक्षित रखा जाता था। यह पढ़कर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। क्या यह वही तीसरी चाबी थी? पर सवाल उठा, रानी के पास तीसरी चाबी कैसे थी? क्या उसने कभी इसका उपयोग किया था? बीरबल ने रानी से मिलने का अनुरोध किया। रानी हमेशा की तरह सज-धज कर दीवान खास में आई। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में हल्की बेचैनी थी। उन्होंने बिना किसी झिझक के पूछा, बीरबल, तुमने क्या पाया? बीरबल ने शांति से बताया कि एक पुराना रिकॉर्ड मिला है जिसमें 3 चाबियों की बात थी। रानी ने थोड़ा सा द्रवित स्वर में कहा, यह एक पुरानी व्यवस्था थी। हमारे पूर्वजों ने इस तरह की व्यवस्था की थी ताकि खजाना सुरक्षित रहे, पर मैंने वो चाबी वर्षों पहले लौटाकर रख दी थी जब एक बड़ा युद्ध हुआ था। मैं उस चाबी को नहीं छुपाती। यदि जरूरत पड़ी हो तो इतिहास में इसका उल्लेख है। बीरबल ने ध्यान से रानी के चेहरों की रेखाएं पढ़ी। वहां कोई झूठ नहीं दिखा। रानी का कहना था कि तीसरी चाबी मौजूद नहीं, या कम से कम वो उसे अक्सर साथ नहीं रखती। पर बीरबल ने महसूस किया कि अगर कोई तीसरी चाबी सचमुच कभी रही थी तो उसके पीछे कोई पुराना राज छिपा होगा, और जो भी आज की घटना है वो शायद उसी राज से जुड़ा था। इसी बीच महल के बाहर छोटे बाजार में कुछ दुकानदारों ने बताया कि पिछली रात एक अजनबी पुरानी पोशाक पहने हुए आया था और उसने एक विशेष तरह के मिट्टी के मिटकों का ढेर खरीदा था। वो उस क्षेत्र की मिट्टी खरीदा करता दिखाई दिया जिसमें सुरंग का फर्श मिला था। दुकानदार ने कहा कि वो व्यक्ति अपने चेहरे को ढंककर चलता था और उसके हाथों में एक छोटा बक्सा था जिस पर कुछ चिन्ह बने थे। बक्से पर वही चिन्ह बने थे जो थैले पर पाए गए सिक्के पर उतके हुए थे। बीरबल ने उस चिन्ह का चित्र अपनी याद में बना लिया। यह कोई सामान्य चिन्ह नहीं था, कुछ गोल आकृति और बीच में 3 छोटे निशान। उसे लगा कि यह किसी समूह या गुट का चिन्ह हो सकता है। उसने कहा, किसी विशेष चिन्ह वाले लोगों का यह काम हो सकता है। अकबर ने पूछा, क्या हमारे यहां किसी गुट का इतिहास है? बीरबल ने उत्तर दिया, राज्य में कई समूह होते हैं, कोई व्यापारी, कोई पुरोहित, कोई कारीगर, पर इस तरह का गुट संभवतः वे लोग हैं जो पुरानी व्यवस्थाएं जानते हैं। शायद पुराने खजांची या उन कारीगरों से जुड़ा हुआ कोई समूह। वो महिला जिसने बीरबल की आंखों के सामने तिजोरी की तलीख की थी, क्या वो उसी गुट से जुड़ी थी? बीरबल ने महल के उन हिस्सों की पहचान की जिनमें महिलाएं आने जाने कर सकती थी। उसने रानियों के आसपास काम करने वाली दासियों, नर्तकियों और सेविकाओं से धीरे धीरे पूछताछ शुरू की। कई लोग बोले कि पिछली रात एक अजनबी महिला सचमुच महल के आसपास दिखी थी। उसने एक पुराने ढंग की साड़ी पहनी थी और उसके बाल हल्के ढंग से बंधे हुए थे, पर कोई उस पर पकड़ नहीं लगा। वो बातों में इतनी निपुण थी कि उसने किसी को संदेह नहीं होने दिया। एक वृद्धा दासी ने कहा, बजरंगी चंचलता के साथ वह चली। उसकी चाल में कुछ पुराना था, जैसे कोई जो वर्षों पहले के रीति रिवाजों को अपनाए हुए हो। बीरबल ने कहा, यह संकेत है कि वो महिला साधारण नहीं। या तो वो उन पुराने कारीगरों से जुड़ी है, या उसका पालन पोषण किसी परिवार में हुआ है
जो राजकीय चीजों से परिचित है। बीरबल ने महल के पुराने कारीगरों के 12 परिवारों की सूची बनाई। उनमें से एक बूढ़ा कारीगर, जिसका नाम हरमोहन था, पिछले कई सालों से महल के पीछे वाले हिस्से में रहता था। लोगों ने बताया कि हरमोहन कभी कभी महेश दास के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिया था। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाया। हरमोहन का चेहरा समय की लकीरों से भरा हुआ था। उसने धीमी आवाज में बताया, मैंने वर्षों पहले महल की दीवारों में कई सुरंगों के नक्शे बनाए थे, पर वे सब पुरानी बातें हैं। जब मेरे मालिक चले गए थे, तब मैंने वे नक्शे फाड़ दिए थे, ताकि वे किसी खूंखार हाथ में न पड़े। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे मालिक कौन थे? हरमोहन की आंखें भर आई। मेरे मालिक वे राज परिवार थे जो अब नहीं रहे, पर मुझे याद है कि एक दिन कुछ लोग आए। वे खास लोग। उन्होंने मुझसे कुछ काम कराए। मैंने सोचा था कि वे राजकीय काम है। क्या वे तुमसे कभी तीसरी चाबी की बात की? बीरबल ने पूछा। हरमोहन ने सिर हिलाया। नहीं, पर मेरे एक लड़के ने मुझसे कहा था कि वो एक बक्सा देता है जिसमें कुछ चिन्ह होते थे। मैंने कभी सीधे नहीं देखा, पर मुझे याद है उन चिन्हों की नक्काशी एक विशेष शैली की थी। मेरे पिता ने भी वही शैली इस्तेमाल की थी। यह सुनकर बीरबल की जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या ये शैली पुराने कारीगरों के गुट से जुड़ी थी? और क्या वही लोग आज भी सक्रिय थे? बीरबल ने थैले पर मौजूद सिक्के की नजदीक से जांच की। सिक्के पर उतके हुए चिन्ह में 3 किनारे थे। बीरबल ने ध्यान दिया कि किनारों के भीतर छोटे छोटे अक्षर उकेरे हुए थे। इतने छोटे की नक्काशी के बिना पढ़ना मुश्किल था। उसने अपने चश्मे लगाकर देखना चाहा और अक्षरों को पढ़ा। त्रि, वेद, समूह। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि ये नाम किसी पुरातन समूह या संघ का संकेत था। त्रिवेद समूह शब्द सुनने में प्राचीन और रहस्यमय लगता था। उसने अपने दिमाग में जोड़ने की कोशिश की। त्रि 3 का संकेत दे सकता है, वेद ज्ञान का और समूह समूह का। क्या ये कोई प्राचीन जानकारों का गुट था जो खजानों और गुप्त मार्गों के बारे में जानते थे? अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर ये सच है तो हम एक प्राचीन कड़ी के सामने हैं। पर क्या इस समूह के सदस्यों में आज भी कोई जीवित है? बीरबल ने उत्तर दिया, हूं। और वे छिपे नहीं हैं। वे चालाकी से अपने निशान ढांप रहे हैं। हमें पुरानी किताबों और कारीगरों के परिवारों को और गहराई से खंगालना होगा। बीरबल ने महल के कुछ भरोसेमंद लोगों से संपर्क किया। उनमें से एक था खानचंद, शाही पुस्तकालय का सहायक, जो चुपचाप महल के अतीत की जानकारी रखता था। खानचंद ने प्राचीन रिकॉर्डों की तलाश की और पाया कि कई छोटी छोटी मंडलियां थी जो राजा को सलाह देती थी और कुछ राजकीय खजानों की देखभाल भी करती थी। इनमें से एक का नाम था त्रिवेद परिषद। वे वास्तव में पुराने समय में राजकीय खजानों का संचालक हुआ करते थे। पर एक समय आया जब यह परिषद अधिकार से वंचित होकर टूट गई और उसके सदस्यों को अलग अलग जगहों पर बसाया गया। खानचंद ने चुपके से कहा, कुछ पीढ़ियां ऐसी हैं जो अभी भी उन परंपराओं को जानती हैं। वे गुमनाम है, पर उनके बीच एक तरह की सांध है। बीरबल ने कहा, तो संभव है कि आज जो हुआ वो उन्हीं की पुरानी विरासत की ओर लौटने की कोशिश हो, या कोई उनका दुरुपयोग कर रहा हो। इसी दौरान महल के एक छोटे से कोने से अचानक एक छोटी लड़की आई। उसने बीरबल को देखा और कांपते हुए कहा, महोदय, मैंने कल रात कुछ सुना था। जैसे किसी ने धीरे धीरे सुरंग की दीवार में से कुछ आवाज निकाली थी। मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी और एक महिला जल्दी से अंदर घुसे और फिर बाहर आकर मुस्कुराए। बीरबल ने पूछा, तुमने उनका चेहरा देखा? लड़की ने कसकर कहा, नहीं, पर उनके जूते पर मिट्टी के छोटे छोटे दाग थे और उस महिला ने अपनी बाजू में एक छोटा बक्सा पकड़ा था। बक्सा चमकदार था, पर मैंने नहीं देखा कि उसमें क्या था। यह सुनकर बीरबल ने सोचा कि संभव है महेश दास को उठाया गया हो, पर उसे भागाने वाला भी कोई था जिसने उसे पकड़ लिया।
या फिर महेश दास ने जानबूझकर कुछ कर दिया था ताकि असल खिलाड़ी छिप सके। बीरबल का दिमाग कई संभावनाओं में घूम रहा था। हर मोड़ पर कुछ नया संकेत मिल रहा था, पर कोई भी अत्यंत पुष्ट नहीं था। कई कोशिशों के बाद एक संदेश आया। किसी ने महेश दास के नाम से एक चिट्ठी दीवार के एक टुकड़े के पीछे छिपा दी थी, जहां से सुरंग बाहर आती थी। चिट्ठी में कुछ शब्द लिखे थे। मैंने सोना नहीं लिया, मैंने उसे सुरक्षित रखा। यदि तुम चाहो कि सच बाहर आए, तो उस पर पुरानी हस्तियां फिर से इकट्ठी हो और उनमें से जो सही है वही सामने आए। बीरबल ने ये चिट्ठी पढ़कर सिर पर हथेली रख ली। उस पत्र ने मामला और पेचीदा कर दिया। मतलब ये कि महेश दास ने खुद कहा कि उसने सोना नहीं लिया, पर फिर वो गायब क्यों हुआ? क्या वो दबाव में गया, या वो डरकर भागा, या उसने छद्म रूप से कोई संकेत छोड़ा जिससे बीरबल को गलत दिशा मिल सके? बीरबल ने कहा, किसी ने ये पत्र यहां रखा है ताकि हम भ्रमित हों। या महेश दास ने खुद ऐसा किया, पर उसकी शैली ऐसे शब्दों की नहीं थी। फिर किसका ये काम है? बीरबल ने अब त्रिवैत समूह के बारे में और गहराई से पता लगाया। कुछ वृत्तांतों में यह बताया गया था कि वे लोग बड़े ही चतुर पर अपने नियमों में संवेदनशील होते थे। वे कभी भी सच्चे खजानों को सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं करते थे। वे उन्हें छुपा कर रखते थे और केवल आवश्यक समय पर उपयोग में लाते थे। पर एक बात भी थी, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी पीढ़ियों के गुस्से और लालची प्रवृत्ति के कारण अलग थलग होते गए थे। वे सोचते थे कि शाही परिवार ने उनका अधिकार छीन लिया था और वे बदले की चेष्टा करने लगे थे। बीरबल ने कहा, पर आज की घटना ये संकेत देती है कि कोई ऐसे तत्व सक्रिय है जो पुरानी परंपराओं को नष्ट करके खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं, या वे इसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि वे अब भी शक्तिशाली है। बीरबल ने उस सिक्के और टूटी चाबी को सरघटित करके देखा। उसने निष्कर्ष निकाला कि सिक्का एक चेतावनी था। किसी को शोभा देते हुए कहा गया, हम यहां हैं। टूटी चाबी ने संभवतः ये दिखाया था कि असली चाबी का उपयोग नहीं हुआ, बल्कि नकली चाबी बनाकर कोशिश की गई थी। नकली चाबी और तोड़ी हुई चीज छोड़ने का मकसद क्या था? ये किसी का अपमान, कोई संकेत, या किसी को उकसाने का तरीका? अकबर ने पूछा, तो असल चाबी किसके पास है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, वही जो इसे छुपा कर रखेगा। पर हम उसे अब नहीं देख रहे। पर अंदर से वो जानता था कि असली चाबी कहीं न कहीं महल के अंदर किसी सुरक्षित स्थान पर हो सकती थी, या फिर किसी पुराने परिवार की जमी हुई चीज हो सकती थी जिसे आज तक गांव के किसी मंदिर में छिपाया गया हो। इसी बीच गवर्नर, जो महल की पुरानी हिफाजत का जिम्मा संभालता था, उसकी हरकतें संदिग्ध लगने लगी। उसने कई बार देर रात को महल के पीछे घूमते हुए देखा गया था और वो बहाने बनाकर कुछ लोगों से मिल रहा था। बीरबल ने गवर्नर को अपनी निगाह में रख लिया और उसकी बातचीत का गुप्त रूप से पता लगाने का निर्णय किया। बीरबल ने 2 विश्वसनीय लोगों को गवर्नर के पीछे भेजा। उन्होंने देखा कि गवर्नर सचमुच कुछ लोगों से मिल रहा था, पर वे कोई विदेशी लोग नहीं थे। वे स्थानीय कारीगर और कुछ पुराने पहरेदार थे। उनकी बात का सार ये था कि वे किसी योजना पर चर्चा कर रहे थे, और वो योजना तिजोरी की वास्तविकता को छुपाने और खजाने के कुछ हिस्सों को निकालने की थी। पर सामने आती बात यह थी कि गवर्नर ने उन कारीगरों को दबाया नहीं, बल्कि मदद की तरह व्यवहार किया। ये अजीब था। बीरबल ने तय किया कि अब समय आ गया है। उसे दोषियों को पकड़ने के लिए एक जाल बुनना होगा। उसने आदेश दिया कि आज रात फिर वही व्यवस्था रहे, लेकिन कुछ भरोसेमंद सैनिकों को छुपा कर रखा जाए। बीरबल स्वयं चारों ओर छुपकर रात के पहरे पर नजर रखने लगा। रात ढली और फिर वो वही खुशबू आई, हल्की सी, अपनापन भरी महक। इस बार बीरबल पहले से तैयार था। एक पड़ोस में छिपे सैनिकों ने देखा कि कुछ महिलाएं और पुरुष बिना स्वर के आ रहे थे। वे मिलकर सुरंग में घुसे, पर तभी अचानक कुछ हुआ। एक चिल्लाहट सी आई
और कुछ सैनिक अचानक पीछे से आ गए। लड़ाई के बजाय जो दिखा वो और भी अजीब था। महिलाओं और पुरुषों ने अपने हाथ उठाकर कहा, हम खजाने को वापस रखना चाहते हैं। ये बात सुनकर बीरबल का सिर घूम गया। वे लोग खुद कबूल कर रहे थे कि उन्होंने खजाना लिया था, पर वे उसे वापस रखने की इच्छा जता रहे थे। किसने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया? बीरबल ने धीरे से उन लोगों से सवाल किया। उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, हमने वो सोना इसलिए लिया ताकि हम अपने भूले बिसरे रिश्तेदारों की मदद कर सकें। पर अब हमें एहसास हुआ कि वो खजाना किसी की संपत्ति नहीं है। इसका मतलब भिन्न है। बीरबल ने उसे रोकते हुए कहा, तुम लोगों ने जो कुछ भी किया वो कानून के विरुद्ध था। तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पर इससे पहले बताओ कि असल खिलाड़ी कौन था जो तुम्हें प्रेरित कर रहा था? वे लोग चुप हो गए। फिर एक युवती बोली, हम तभी बोलेंगे जब हमें सुरक्षा मिलेगी। हमें डर है कि यदि हम खुलकर बोलेंगे तो वे हमें मार डालेंगे। यह सुनकर बीरबल ने जाना कि मामला केवल लालच या न्याय का नहीं, बल्कि डर और दबाव का भी है। बीरबल ने धीरे धीरे हर बिंदु को जोड़ना शुरू किया। उसे याद आया कि महल के आसपास कुछ महीनों पहले एक नया कारीगर आया था, चुन्नीलाल। चुन्नीलाल बुद्धिमान था और उसने कई दिनों से महल के निर्माण कार्यों में हाथ बटाया था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी पुराने गुट की शिक्षाओं को संभाले हुए हो। कुछ लोगों का मानना था कि उसने पुराने कारीगरों से बात की थी और उन्हें अपने विचारों के लिए उकसाया था। चुन्नीलाल का नाम बीरबल के लिए अब प्रमुख संदिग्ध बन गया। बीरबल ने चुन्नीलाल की तलाश शुरू की। चुन्नीलाल को पकड़ना आसान नहीं था। वो ऐसा मिलता जुलता नहीं था। पर बीरबल ने महल के बाहर उसके ठिकाने का पता लगा लिया। वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था, जो दिखने में बेघर बहुत सी चीजों से भरी हुई थी। वहां बीरबल और कुछ सैनिक पहुंचे। जब उन्होंने झोंपड़ी की तलाशी ली तो पाया कि वहां कई नक्शे रखे हुए थे। उन नक्शों पर पुराने सुरंगों के नक्शे बनाए हुए थे और कुछ पर तिजोरी की लोकेशन स्पष्ट रूप से चिन्हित थी। चुन्नीलाल की थैली में कुछ सिक्के भी मिले। वे वही सिक्के थे जो थैले पर रखे गए थे। चुन्नीलाल खुद उस समय वहां नहीं मिला, पर किसी ने उसकी हुंकार सुन ली थी। कहना कठिन था कि वो कहाँ चला गया था। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला कि चुन्नीलाल इस पूरे खेल का दलाल था, पर शायद वो अकेला नहीं था। किसी ने उसे पैसे दिए होंगे या किसी ने उसे भय दिखाकर ये काम करवाया होगा। बीरबल ने महसूस किया कि असली खिलाड़ी बहुत चालाकी से छिपा हुआ था। वो न तो महेश दास था, न चुन्नीलाल अकेला। ये खेल और बड़ा था। उस रात जब बीरबल झोंपड़ी में गया, उसने जमीन पर कुछ करहाते हुए सुना। वहां एक छोटा बक्सा रखा था, जिसमें एक और चाबी थी। ये चाबी आधी टूटी हुई थी, पर उस पर वही 3 चिन्ह उकेरे हुए थे। चाबी के पास एक छोटा सा नोट रखा हुआ था। अब आप बहुत आगे आ गए हो, पर याद रहे, सच वही जो हम बताएंगे वो नहीं है। बीरबल ने यह संदेश देखकर ठहर गया। यह स्पष्ट था कि खेलने वाला कोई और था, कोई जो खेल के नियम रखता था और जिसे रोकना आसान नहीं था। बीरबल ने अब एक नई योजना बनाई। उसने अकबर से कहा कि वे सार्वजनिक तौर पर घोषणा करें कि खजाना वापस मिल गया है और तिजोरी फिर भर दी जाएगी। पर यह सब नकली होगा। वो एक जाल था ताकि असली खिलाड़ी सामने आए। बीरबल चाहता था कि जो भी छिपा हुआ है वो सोचें कि खेल खत्म हो गया और वो प्रकट हो जाए। ये एक चाल थी जो अक्सर बीरबल की चालों में काम कर जाती थी। अकबर ने तुरंत ही एक बड़ा हवाला निकाला और घोषणा कर दी कि खजाना मिल गया है और तिजोरी को पुनर्स्थापित किया जाएगा। महल के चारों ओर हर्ष की लहर छा गई, पर बीरबल जानता था कि यह सब छल है। अगले ही दिन जब घोड़े की सवारी के लिए रास्ता साफ किया जा रहा था, तो उसी सुरंग के पास एक बूढ़ा आदमी मिला। वो महेश दास था। वो थका हुआ और घबराया हुआ दिख रहा था, पर उसके हाथ बेवजह खाली थे। उसके पास न तो सोना था, न कोई बक्सा।
वो सीधे बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल साहब, मैंने सब कुछ देखा, पर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। मैंने चुप्पी तोड़ी ही। तभी किसी ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि अगर मैंने कहा तो वे मेरी फांसी कर देंगे। बीरबल ने उसको शांत कर कहा, तो बताओ जो देखा। कौन है असली खिलाड़ी? महेश दास ने धीमी आवाज में बताया, ये सब चुन्नीलाल का काम नहीं था। उसने हमें भड़काया, पर असली खिलाड़ी हमारा अपना ही हुक्म चलाने वाला एक आदमी है, वो जिसे हम कभी शक नहीं करते। उसे लोग अग्निहोत्र कहते हैं, पर वो असल में एक आदमी का नाम नहीं है। वो अपने प्रभाव में लोगों को पकड़कर काम करवाता है। उसने हमें वादा दिया कि हमें हमारा हिस्सा मिलेगा, पर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने मुझे डराया और मेरे परिवार की बात कही। ये सुनकर बीरबल का दिल भारी हो गया। तो अग्निहोत्र? उसने पूछा। महेश दास ने सिर हिलाया। हाँ, पर मैंने कभी उसका चेहरा देखा नहीं। उसे बहुतों ने देखा है, पर हर कोई कहता है कि वो अलग अलग रूप में आता है, पर लगता है वो लोग अपने नाम से ही डर पैदा करते हैं। बीरबल ने आह भरी। ये नाम एक मिथक जैसा था, पर किसी तरह से ये मिथक का इस्तेमाल हकीकत में बदल दिया गया था, ताकि लोग अपने कृत्यों के लिए किसी कल्पित नाम के पीछे छिप सकें। त्रिवैत समूह का नाम, चुन्नीलाल की साजिश, गवर्नर का संदिग्ध व्यवहार और अग्निहोत्र जैसा एक डरावना नाम जो सदियों बाद फिर सामने आ गया। महेश दास अब सुरक्षित प्रतीत हुआ, पर उसकी आंखों में डर था। चुन्नीलाल भागा हुआ था, पर उसकी झोंपड़ी के सबूत मिल गए थे। सिक्का और टूटी चाबी बताए गए निशानों के साथ अब भी प्रकट कर रही थी कि कोई और कहीं और इंतजार कर रहा है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमने कई कड़ियां मिलाई है, पर असली सिरा अभी भी छिपा हुआ है। हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जो अग्निहोत्र के नाम से कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, और हमें समझना होगा कि त्रिवैत समूह किस हद तक जुड़ा हुआ है। क्या वे अपने पुराने सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं, या उनका उपयोग किसी ने करके अपना फायदा उठाया है? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम जैसे भी करोगे, पर इस बार सतर्क रहो। हमारे सामने एक चालाक शत्रु है जो पुराने नामों और पुरानी परंपराओं का फेर कर रहा है। वो हमें चतुराई से भटका रहा है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, यही चुनौती है, और मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। पर एक चीज याद रखिए, हर रहस्य की एक रोशनी होती है। वो रोशनी हमेशा कहीं मौजूद रहती है, बस उसे खोजने की आवश्यकता होती है। अकबर ने कहा, तो फिर इस खेल का अगला अध्याय तुम्हारे हाथ में है बीरबल। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मगर जहांपनाह, एक बात और, जो सच सामने आएगा वो केवल खजाने के बारे में नहीं होगा। ये किसी पुराने हिसाब का हिसाब किताब होगा, और शायद हकीकत कुछ ऐसी निकलेगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सुरंग से लौटने के बाद महल का वातावरण पहले से भी अधिक तनावपूर्ण हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किले की दीवारें भी इस रहस्य को अपने भीतर समेटकर भारी हो गई हों। खजाना गायब था। महेश दास मिल गया था, पर वो भयभीत था। चुन्नीलाल गायब था, और अब एक नया नाम सामने आया था, अग्निहोत्र। लेकिन इस नाम का कोई चेहरा नहीं था। वो व्यक्ति था भी या किसी गुट का प्रतीक था, कोई नहीं जानता था। महल में फैल रही फुसफुसाहटें अब साफ सुनाई देने लगी थी। कुछ लोग कहते थे ये किसी पुराने राज का हिसाब है। कुछ कहते ये लोग शुरू से ही खजाने के संरक्षक थे, और कई लोग तो डर के मारे कहते ये तिजोरी नहीं, ये कोई श्रापित जगह रही होगी। लेकिन बीरबल इन सब बातों को अनसुना कर चुका था। उसके मन में लगातार एक ही बात घूम रही थी, किसने ये सब शुरू किया, क्यों, और असली सोना अब कहाँ है? महेश दास को सुरक्षित कमरे में रखा गया था। वहां 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। वो बिस्तर पर बैठा था, चेहरे पर डर, थकान और कई दिनों से जागे हुए इंसान जैसा चेहरा। बीरबल उसके पास गया
महेशदास, बीरबल ने नरम स्वर में कहा, तुम्हें जो याद है अब साफ साफ बताओ। डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, महेशदास ने कांपती आवाज में कहा। बीरबल जी, मैंने सोना नहीं चुराया। मैं किसी के कहने पर तिजोरी के कुछ पुराने नक्शे देखने लगा था, लेकिन मैं खुद कुछ नहीं करना चाहता था। एक आदमी मेरे पास रोज आता था। वो कहता था कि उसे कोई पुराना राज चाहिए। वो कहता था कि सोना कहीं और है, तिजोरी में तो बस दिखावे के लिए रखा जाता है। मैंने सोचा वो पागल है, पर महेशदास ने हिचकते हुए कहा। उसने कहा कि अगर मैं नहीं माना तो वह मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा देगा। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, वो आदमी कौन था? मुझे नहीं पता। उसका चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। वो हमेशा सिर से ढका रहता था, पर उसकी आवाज, उसकी चाल, जैसे वो किसी बड़े का आदमी था। बीरबल कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने पूछा, और चुन्नीलाल? महेशदास ने गहरी सांस ली। चुन्नीलाल उस आदमी का दासी था, पर चुन्नीलाल को भी नहीं पता था कि असली मालिक कौन है। वो सिर्फ आदेश लेकर आता था। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जिसे तुम आदेश देने वाला आदमी कह रहे हो, क्या वही अग्निहोत्र है? महेशदास की आंखें फैल गई। शायद वही, लेकिन वो शायद अभी अपने भीतर बहुत सारे रहस्य समेटे था। बीरबल जानता था कि अब कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसने रात में अकबर से मुलाकात की। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस रहस्य की कोई दिशा निकल रही है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली खेल अभी भी छिपा हुआ है। ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं है। ये पुराने राजकीय गुटों की लड़ाई है, पुरानी विरासतें हैं, और किसी का लाभ उठाने का प्रयास है। अकबर ने कहा, तो आगे क्या? बीरबल ने चुपचाप कहा, हम जाल बिछाएंगे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसा जाल? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, हम सबको ये दिखाएंगे कि हम हार मान चुके हैं। ये दिखाएंगे कि सोना अब हमें वापस चाहिए भी नहीं। हम घोषणा करेंगे कि खजाने का एक भाग मिल गया है, हालांकि वो झूठ होगा। हम तिजोरी को आधा भरकर दिखाएंगे, ताकि असली खिलाड़ी ये समझे कि अभी भी कुछ सोना बाकी है जिसे वह ले सकता है। अकबर मुस्कुराए, और उस समय वो पकड़ा जाएगा? हां, जहां पनाह, वो खुद बाहर आएगा। अकबर ने तुरंत आदेश जारी किया कि अगली सुबह महल के बाहर ये घोषणा की जाएगी कि कुछ सोना वापस मिल गया है और बाकी सोने का पता चल गया है। दरबार में हलचल मच गई। सैनिकों में उत्साह जागा, पर बीरबल चुप रहा। वो जानता था ये घोषणा महल के अंदर बैठे किसी अदृश्य शत्रु के कानों तक भी जाएगी। रात ढली। महल के पहरेदार चौकस थे, लेकिन उन्हें असली बात पता नहीं थी कि तिजोरी के बाहर ही कई सैनिक छुपकर बैठे थे। बीरबल खुद पीछे के एक अंधेरे हिस्से में बैठा था। धीरे धीरे रात गहरी हुई, और फिर वही हुआ जो पिछले दोनों रातों में हुआ था। हवा में हल्की सी महक फैलने लगी, लेकिन इस बार बीरबल तैयार था। उसने अपने सैनिकों को पहले से कपड़े भिगोकर नाक ढकने को कहा था। कुछ ही देर में एक परछाई आई। ये कोई महिला नहीं थी, ये कोई बुजुर्ग नहीं था। ये एक लंबा, दुबला सा आदमी था। उसके कपड़ों पर धूल थी, हाथ में एक छोटा डिब्बा था, और उसके कदम बेहद सधे हुए थे, जैसे उसे हर कोना पता हो। वो सीधे तिजोरी की ओर बढ़ा। उसने जेब से एक चाबी निकाली, लेकिन वो चाबी अकबर या महेशदास वाली नहीं थी। वो कोई तीसरी चाबी थी। बीरबल की आंखें चमक उठीं। ये वही तीसरी चाबी थी जिसका उल्लेख प्राचीन दस्तावेजों में था। आदमी ने चाबी ताले में लगाई, और ताला बिना आवाज के खुल गया। वो अंदर प्रविष्ट होने ही वाला था कि अचानक दूर कहीं से एक हल्की आवाज आई। धड़। सैनिकों ने तलवारें तान दी। आदमी घबरा गया। उसने ताला छोड़ दिया और पीछे हटने लगा। बीरबल तुरंत आगे आया। रुक जाओ। लेकिन आदमी भागने लगा। बीरबल और सैनिक उसके पीछे दौड़े।
वो गलियारों से भागते भागते महल के एक पुराने हिस्से में पहुंच गया। ये हिस्सा सदियों से बंद था। दीवारें टूट रही थी, छत से मिट्टी गिर रही थी। आदमी ने एक पत्थर हटाया, एक छिपा दरवाजा खुल गया। वो अंदर घुस गया। बीरबल और सैनिक परम तेजी से उसके पीछे गए। अंदर का कमरा पुराना था, जैसे सदियों से किसी ने उसे खोला न हो। पर अजीब बात यह थी कि कमरे के अंदर दियों के जले होने के निशान थे। किसी ने यहां लंबे समय तक काम किया था। बीरबल ने चारों ओर देखा। लकड़ी के कई पुराने बक्से, दीवारों पर पुराने चिन्ह, फर्श पर औजार और कोने में रखे कपड़ों का बड़ा ढेर। लेकिन आदमी कहीं नहीं दिखा। फिर अचानक, रुको! एक सैनिक चिल्लाया। वो दीवार के पास गया। वहां एक छोटा छेद था जो दूसरे कमरे में जाता था। बीरबल समझ गया कि कोई दूसरा रास्ता था। उन्होंने छेद के भीतर हाथ डाला, जो एक लंबी संकरी सुरंग की ओर जाता था। बीरबल बोला, भागा नहीं, छिपा है, और ये सुरंग महल के पीछे के जंगल तक जाती होगी। सैनिक बोले, क्या पीछा करें? बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। वो सोचता है कि उसने हमें भ्रमित कर दिया है। हम उसे पकड़ने से पहले उसकी दुनिया जानेंगे। बीरबल ने तहखाने की वस्तुओं को ध्यान से देखने लगा। एक पुराने बक्से में उसे एक मोटी किताब मिली। उस पर कोई नाम नहीं था। उसने किताब खोली। इसमें पुराने खजानों, सुरंगों और गुप्त मार्गों का विवरण था। और उसी किताब के बीच एक पन्ना फंसा था। उस पन्ने पर लिखा था, सोना कभी तिजोरी में नहीं था। वो उस जगह है जहां से कहानी शुरू हुई थी। बीरबल के माथे पर शिकन आई। कहानी कहां शुरू हुई थी? तिजोरी, महल, पुराने कारीगर, या महल के निर्माण की शुरुआत? फिर उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। सुरंग का पहला कमरा। यही वो जगह थी जहां ईंटों, धूल और सोने के कण मिले थे। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, हम वापस उसी कमरे में चलेंगे। वे सब फिर उसी कमरे में पहुंचे। बीरबल ने जमीन को साफ करवाया। वहां एक पुराना लकड़ी का तख्ता था, जो पहले किसी ने नहीं देखा था। इसे उठाओ, बीरबल बोला। सैनिकों ने तख्ता हटाया। नीचे एक पुराना पत्थर था। उस पर 3 आकृतियां उकेरी हुई थी। बीरबल ने अपने मन में जोड़कर देखा। वही 3 आकृतियां जो सिक्के पर थी। उसने धीरे से कहा, यह त्रिवेद समूह की पहचान है। लेकिन पत्थर हिल नहीं रहा था, जैसे ये किसी गुप्त यांत्रिकी से खुलना था। अचानक महेश दास वहां आया। उसकी आंखों में अजीब सा डर और पहचान का मिश्रण था। बीरबल जी, उसने धीमे स्वर में कहा, यह पत्थर सिर्फ तब खुलेगा जब सही क्रम में दबाव दिया जाए। ये 3 पीढ़ियों से हमारे परिवार में बताया जाता था, पर मेरे दादा ने कहा था कि इसे कभी मत छूना। ये खजाना नहीं, एक और चीज छुपाता है। बीरबल ने पूछा, क्या? महेश दास ने कांपती आवाज में कहा, सच। महेश दास रोने लगा। मेरे दादा ने कहा था कि कई साल पहले जब खजाना पहली बार बनाया गया था, तब 3 परिवारों को उसे सुरक्षित रखने का काम दिया गया था। शाही परिवार, खजांची परिवार और एक तीसरा परिवार जो अब गायब है। बीरबल ने पूछा, तीसरा परिवार कौन था? मुझे नहीं पता। मेरे दादा बताते थे कि वो परिवार इतना शक्तिशाली था कि उसने खजाने का कुछ राज अपने पास रख लिया। बाद में वे गायब हो गए, पर उनके वंशज आज भी कहीं मौजूद हैं। बीरबल ने कहा, और अग्निहोत्र? महेश दास ने कहा, यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये उसी तीसरे परिवार का एक प्रतीक है। वे अपने मुखिया को अग्निहोत्र कहते थे। हर पीढ़ी में एक नया अग्निहोत्र बनता था। बीरबल स्तब्ध रह गया। महेश दास ने पत्थर पर 3 बिंदु दबाए। धीमी सी आवाज आई। पत्थर नीचे की ओर सरक गया। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन उसके नीचे सोना नहीं था, बल्कि एक लंबी सुरंग थी, जो और भी गहराई में जाती थी। सुरंग से हल्की हवा आ रही थी।
जैसे किसी ने उसे हाल ही में खोला हो। बीरबल ने दीवार छुई। दीवार गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी गया हो। उसने नीचे झांक कर देखा। सुरंग इतनी गहरी थी कि नजर भी नहीं पहुंच पा रही थी। महेश दास ने कहा, यही असली रास्ता है। सोना सदियों से यहां नहीं, बल्कि इस राह के दूसरे छोर पर है। अकबर ने पूछा, और ये दूसरा छोर कहाँ है? महेश दास बोला, किसी को नहीं पता। ये सुरंग कई कोस दूर तक जाती है। कहा जाता है कि ये जंगल, पहाड़, नदी कई जगहों को जोड़ती है। बीरबल ने धीरे से कहा, मतलब असली खजाना अभी भी सुरक्षित है, कहीं और अग्निहोत्र उसी तक पहुंचना चाहता है। अकबर बोले, तो हम क्या करें? बीरबल ने सुरंग में झांका। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। जहांपनाह, हमें इस सुरंग के भीतर जाना होगा, लेकिन यह सरल यात्रा नहीं होगी। ये वही जगह है जहां से पुरानी कहानी शुरू हुई थी, और जहां से शायद अग्निहोत्र का असली चेहरा सामने आएगा। अकबर ने कहा, और जो आदमी आज रात तिजोरी तक आया था? बीरबल ने कहा, वो महज संदेशवाहक था। असली खिलाड़ी अभी भी इस सुरंग के पार कहीं छिपा है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बीरबल ने सुरंग की ओर लंबी नजर डाली। अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर एक लय थी। मानो कोई सामने से बुला रहा हो, मानो रहस्यों का पूरा संसार इसी रास्ते में छिपा हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब आगे की राह सिर्फ एक है। हमें इस सुरंग में उतरना होगा। शायद यही रास्ता हमें बताएगा कि असली खजाना क्या है, अग्निहोत्र कौन है, चुन्नीलाल किसके लिए काम करता है, और वो तीसरा परिवार आज कहाँ है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, हम तैयार हैं। जैसे तुम कहोगे वैसे ही करेंगे। बीरबल ने अंतिम बार उस गहरे रास्ते की ओर देखा। जहांपनाह, इस सुरंग में उतरना आसान नहीं होगा, पर वही सारा सच छुपा है, और वही अगला अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। महल की आग बुझ चुकी थी। रात स्थिर थी, और सुरंग जैसे अत्यंत गहरे अंधकार में अपने भीतर सदियों के राज दबाए बैठी थी। महल की हवा उस दिन भारी थी। दीवारें जैसे एक दूसरे को देख रही थी। गलियारों में गूंजती हर धीमी सरसराहट मानो कोई संकेत थी। अकबर और बीरबल तिजोरी के नीचे खुली उस गहरी सुरंग के सामने खड़े थे, जिसने न केवल पूरा महल हिला दिया था, बल्कि राज्य की सदियों पुरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। तिजोरी से चोरी गया सोना, त्रिवैत समूह नाम का रहस्यमयी गुट, महेश दास का गायब होना, फिर मिलना, चुन्नीलाल का भागना, और अग्निहोत्र नाम का एक अनसुना चेहरा। हर टुकड़ा बस आधा सच था। असली सच सुरंग में दफन था। बीरबल ने सुरंग की गहराई को देखा और बोला, जहांपनाह, अब ये अंतिम यात्रा है। जो सच हमें चाहिए वो यही है। जो विरोधी है वो भी यही है। जो सोना है वो भी इसी रास्ते के अंत में है। जो कहानी शुरू हुई थी वो यही समाप्त होगी। अकबर ने शांत स्वर में कहा, और ये यात्रा आसान नहीं होगी, बीरबल। बीरबल ने उत्तर दिया, सच की राह कभी आसान नहीं होती, जहांपनाह। सैनिक मशाल लेकर आगे बढ़े और दल सुरंग में उतर गया। ये सुरंग महल की बनावट से बिल्कुल अलग थी। महल की दीवारें चिकनी, मजबूत और चमकदार थी, लेकिन ये सुरंग खुरदरी, उबड़ खाबड़ और ठंडी थी। लगता था जैसे किसी ने इसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि वर्षों के श्रम से बनाया था। रास्ता संकरा होता गया और फिर अचानक चौड़ा हो गया। दीवारों पर 3 आकृतियां बनी हुई थी, वही आकृतियां जो सिक्के और पत्थर पर थी। बीरबल ने वजन से महसूस किया कि ये दीवारें केवल नक्काशी नहीं थी, बल्कि दबाव तंत्र से जुड़ी थी। वो बोला, ये दीवारें चेतावनी है। ये रास्ता आम लोगों के लिए नहीं था, ये खास गुट के लिए था। अकबर ने पूछा, क्या ये रास्ता खजाने तक जाता है? बीरबल ने कहा, हां, पर रास्ता सिर्फ धन तक नहीं जाता। रास्ता इतिहास की सच्चाई तक भी जाता है।
जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई। दीवारों पर छोटे पत्थर लगे थे जो सिर्फ एक ही तरह की रोशनी प्रतिबिंबित करते थे, मशाल की गर्म रोशनी। आधी यात्रा पूरी होने पर वे एक ऊंचे दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा लकड़ी का नहीं था, वो पत्थर का था और इतना विशाल था कि 10 आदमी भी उसे हिला नहीं सकते थे। दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य जानने की इच्छा नहीं रखते वे लौट जाएं। अकबर ने चिंतित नेत्रों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने बिना हिचके कहा, हम सत्य जानने आए हैं। दरवाजे को धकेलना असंभव था, लेकिन उसके कोने में 3 जगह बनी थी, जैसे 3 चाबियों के लिए। एक चाबी अकबर की थी, दूसरी महेश दास की, तीसरी वह जो रहस्यमयी आदमी तिजोरी पर उपयोग कर रहा था और जो अब बीरबल के पास सुरक्षित थी। जब तीनों चाबियां एक साथ भीतर घुमाई गई तो पूरे मार्ग में कंपन हुआ, पत्थर की बनावट जैसे खुद उठकर रास्ता दे रही हो। घंटों जैसे लगे कुछ ही पलों में भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने एक विशाल कक्ष देखा। दीवारें चिकनी थी, जैसे किसी महान कारीगर ने इन्हें तराशा हो। कमरे के बीचों बीच एक ऊंचा मंच था, जिस पर एक मोटी धूल जमी लकड़ी की पेटी रखी थी। सैनिकों ने पास जाकर पेटी खोली। अंदर सोना नहीं था, बल्कि बहुत पुराने दस्तावेज थे। उन पर स्याही सूख चुकी थी, कागज पीले पड़ चुके थे। अकबर ने उन्हें उठाकर देखा और आश्चर्य से बोला, ये तो राज्य की पुरानी वसीयतें जैसी लगती है। बीरबल ने धीरे धीरे उन्हें पढ़ना शुरू किया। शब्दों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। इन दस्तावेजों में लिखा था, शाही खजाने का असली रूप सोना नहीं है, असली खजाना राज्य का ज्ञान है। सोना सिर्फ लोगों की नजर बदलने के लिए रखा गया था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, मतलब असली खजाना कहीं और है? बीरबल ने कहा, हां, जहांपनाह। सोना लोगों की लालसा को नियंत्रित रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। असली खजाना ज्ञान था, राज्य की विरासत। सैनिक, अकबर और सभी लोग चकित रह गए। सोना सिर्फ छाया था, असली खजाना राज्य के पुराने रहस्य, विकास के ग्रंथ और युद्ध नीतियों का ज्ञान था। लेकिन असली सवाल अभी भी था। सोना कहा गया। जब वे पहले कक्ष से आगे बढ़े तो एक और कक्ष मिला। यह कक्ष और भी विशाल था। इसकी दीवारें अनोखे ढंग से चमक रही थी, पर किसी रंग विशेष से नहीं। सिर्फ सामान्य पत्थर थे जो सदियों से हवा और मौसम से साफ हो गए थे। यहां दीवारों पर लिखे वाक्य पढ़कर सब दंग रह गए। सोने को कभी एक जगह नहीं रखा गया। सोना कभी भी स्थिर नहीं रहता। जहां राज्य मजबूत होगा, वही खजाना अपने आप पहुंच जाएगा। खजाने की रक्षा 3 परिवारों की जिम्मेदारी है। बीरबल समझ गया, ये त्रिवेद समूह की लिखावट है। उसने कहा, 3 परिवार, राजसत्ता, खजांची और तीसरा परिवार, जो अब नष्ट हो चुका है, पर उसकी पहचान अग्निहोत्र के नाम से चल रही है। अकबर ने पूछा, क्या तीसरा परिवार ही इस चोरी के पीछे है? बीरबल ने कहा, हाथ जहांपनाह, ये तीसरा परिवार सोने को पाने नहीं, बल्कि अपनी पहचान वापस पाने के लिए आया है। अगले कमरे में अंधेरा था। मशाल की रोशनी से कमरा धीरे धीरे उजला। बीच में एक खंभा था। खंभे पर एक छोटी धातु की चाबी रखी थी। बीरबल ने चाबी उठाई। तभी कमरे की दीवारों में हल्का कंपन हुआ। एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे किसी ने वर्षों से बंद, दबा हुआ दर्द कहना चाहा हो। फिर दीवारों पर लिखे आखिरी शब्द सामने आए, जो इस चाबी को लेकर जाते हैं, वे खजाने के अंतिम रक्षक होंगे। सोना वही जाएगा जहां न्याय और सत्य होंगे। अगर इस चाबी का गलत प्रयोग हुआ तो खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली। अब हमें क्या करना होगा? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, हमें उस रास्ते पर चलना होगा जहां ये चाबी ले जाएगी। सुरंग माना ही न जानी वाली गहराई तक जाती थी। रास्ते संकरे होते गए।
कंधे पत्थरों से टकरा रहे थे। हवा अब ठंडी हो गई थी, जैसे किसी गुफा का अंत निकट हो। अचानक सुरंग एक विशाल खुले स्थान में बदल गई। इस जगह की सुंदरता शब्दों से बाहर थी। सीधी सादी चट्टानों का एक कक्ष, बीच में एक ऊंचा मंच, और उसके ऊपर सिर्फ एक वस्तु, सोना। बहुत सारा सोना, बिना ताले, बिना पहरेदार, बस रखा हुआ। लेकिन ये सोना तिजोरी वाले सोने जैसा नहीं था। ये सोना पुराना था, मानो सदियों से किसी ने इसे छुआ तक न हो। अकबर और सैनिक चकित रह गए। तो ये रहा असली सोना, अकबर ने कहा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, ये वही सोना है जो असली खजाना है। यही वो सोना है जो वर्षों से राज्य के संतुलन को बनाए हुए था। तिजोरी का सोना तो बस लोगों को दिखाने के लिए था। अकबर ने पूछा, पर चोरी वाला सोना? बीरबल ने कहा, तिजोरी से चोरी हुआ सोना असली नहीं था। वो सोना बस भटकाव था। चुन्नीलाल और उसके गुट ने सिर्फ दिखावटी सोना लिया था। असली सोना सदियों से यहां छिपा था, जहां किसी ने सोचा भी नहीं। अकबर ने राहत की सांस ली। तो ये खेल क्यों खेला गया? बीरबल ने कहा, क्योंकि तीसरा परिवार अपनी खोई पहचान तलाश रहा था। और अग्निहोत्र, वो बस उनका प्रतीक था, कोई व्यक्ति नहीं। अकबर ने पूछा, तो अब? बीरबल ने कहा, अब ये सोना आपके सामने है। आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। अकबर चुप रहे। कुछ देर बाद बोले, नहीं, सोना जहां है वही रहे। अगर सदियों से ये राज्य की रक्षा कर रहा है तो आज भी करेगा। सच यही है कि असली खजाना सोना नहीं, राज्य की स्थिरता है। बीरबल मुस्कुराया। यही निर्णय इस कहानी को समाप्त करेगा। दल वापस लौटने लगा। सुरंग से बाहर आते ही महल के बाहर सुबह हो चुकी थी। अकबर ने सभा बुलाई। उन्होंने घोषणा की, खजाना मिला, असली चोर नहीं, असली खतरा पुरानी गलतफहमियां थी। राज्य सुरक्षित है, सोना वही रहेगा जहां सदियों से है। अब ये कहानी यही समाप्त होती है। सैनिकों ने राहत की सांस ली। लोगों ने खुशियां मनाई। महेश दास को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया गया। चुन्नीलाल कभी दोबारा नहीं दिखा। वो शायद जान गया था कि उसका खेल समाप्त हो चुका है। त्रिवेद समूह का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया गया। अग्निहोत्र एक नाम, न कि व्यक्ति, अब बस एक कथा बनकर रह गया। और उस गहरी सुरंग का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि कोई फिर उस रहस्य में लौटकर राज्य को अस्थिर न कर सके।